जय हिंद दोस्तों। मार्केट स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और आज हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में, यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में। नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये नेशन बिल्डअप में लगे हुए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नवरत्न कंपनी होने के साथ साथ इस कंपनी के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहने का मतलब कि अगर गवर्नमेंट के लिए कुछ बिल्डिंग बनानी हुई, कुछ कंस्ट्रक्शन करना हुआ, तो वो भी एनबीसीसी करती है। और गवर्नमेंट जहां किसी प्रोजेक्ट को रिवाइव करना चाहती है, चाहे वो गौर हो, आम्रपाली हो, जेपी इंफ्रा हो, तो वहां पर भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल एनबीसीसी का आता है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट किसी पीएसयू की लैंड की डाइवेस्टमेंट करना चाहती है, तो वहां पर भी बड़ा रोल जो है, वो सारा काम जो है वो एनबीसीसी के आसपास के पास आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो एनबीसीसी के बारे में आज हम अपनी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि शेयर में क्या पोटेंशियल है, क्या ये हम लोगों को कैपिटल गेन दे सकता है और क्या ये हम लोगों को एक अच्छा बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो हम लोग अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मेरे जो दोस्त पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आप लोग इतनी इम्पॉर्टेंट एनालिसिस और वीडियोस मिस ना करें, आज भी और आगे भी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 46 रुपीज के ऊपर करंटली ट्रेड कर रहा है। एक साल में देख सकते हैं आपने क्या शानदार रिटर्न इसने बनाकर दिया है, 16 रुपए से 46 रुपए। 6 महीने में देखें तो इसने पैसा ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर डबल कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और एनबीसीसी को ज्यादा देखने और समझने की, इन डिटेल जाने की कोशिश करते हैं। एनबीसीसी की साइट पर आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि जितने भी मॉन्यूमेंट, जितनी भी बिल्डिंग्स आपको इस समय नजर आ रही है, रीडेवलपमेंट ऑफ नेताजी नगर न्यू दिल्ली और पुलिस मेमोरियल, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग मॉरिशस में, इससे रिगार्डिंग मैं आप लोगों को अभी न्यूज़ देने वाला हूँ। और गौरी सदन, मतलब आप ये एंडलेस कंस्ट्रक्शन है। गोमती नगर का ये एयरपोर्ट है, राइट। तो विज्ञान भवन है, वेंजिया भवन न्यू दिल्ली, रीडेवलपमेंट ऑफ नौरोजी नगर न्यू दिल्ली। तो बहुत ज़्यादा काम जो है वो एनबीसीसी के पास ऑलरेडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। आज इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे, चार्ट्स भी देखेंगे, एक एक न्यूज़ एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट की कोई संभावनाएं बनती है और अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न किस तरह का रहने वाला है। अब यहाँ इनकी साइट पर आप लोग पहले ये चीज़ देखिए कि इनकी जो टर्नओवर है, वो टर्नओवर 3347 करोड़ थी 2012-13 में, और अब वो तकरीबन 10,151 करोड़ है, 10,150 करोड़ इन 2018-19, राइट। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये पढ़ने की कोशिश कीजिए। एनबीसीसी इज अ स्टैंड आउट एज अ लीडर इन इट्स ओन राइट इन द इंडियन कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड इज नाउ स्प्रेडिंग इट्स विंग अब्रॉड। श्री पीके गुप्ता, सीएमडी, एनबीसीसी। तो एनबीसीसी अब सिर्फ इंडिया के अंदर काम नहीं कर रही, एनबीसीसी जो है वो अब्रॉड भी काम करती हुई आपको दिखाई देगी। तो एनबीसीसी के बारे में जो बात मैंने आप लोगों से कही थी कि एनबीसीसी ने अभी हाल ही में मॉरिशस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग डिजाइन की है, जिसका उद्घाटन जो है वो माननीय प्रधानमंत्री हमारे हमारे देश के और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने इनॉग्रेशन उसकी की। तो एनबीसीसी जो है वो इंडिया और अब्रॉड दोनों में आप लोगों को एक्टिव नजर आ रही है। इसके साथ साथ एक न्यूज जो है वो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फर्दर डिले, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट एनबीसीसी रेजोल्यूशन प्लान फॉर जेआईएल। जेआईएल मतलब जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब जेपी इंसॉल्वेंसी की कगार पर है और जो है उनका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को 45 डेज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब एनबीसीसी ने प्ली किया था कि एनबीसीसी ने जेपी इंफ्राटेक को लेकर कुछ प्ली डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। नथिंग, सम inconsistency, the Supreme Court on Wednesday reject state-owned NBCC resolution plan for
The bankrupt JP Infratech and directed the interim resolution professional to invite fresh bids and complete the insolvency process in 45 days. तो 45 दिन के अंदर जेपी इंफ्राटेक का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए बोला गया है और नई फ्रेश कोर्ट जो है वो इनवाइट करने के लिए बोला है। लेकिन उसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। However, the court ruled that only NBCC and Suraksha Realty, the two bidder who had submitted plans earlier, can submit fresh resolution plan within 2 weeks. After receiving the resolution plan, IRP has been directed to take steps to complete the voting process. तो अल्टीमेटली काम किसके पास आया? एनबीसीसी के पास। इसके अलावा अगर हम बाकी की न्यूज देखें तो गौर ग्रुप गेट्स 2124 करोड़ टेंडर फ्रॉम एनबीसीसी टू कंप्लीट 10,964 आम्रपाली फ्लैट्स। तो ये काम भी जो है ये एनबीसीसी के थ्रू ही हो रहा है। एनबीसीसी ने अभी आप देखें तो इमीडिएटली एक न्यूज़ निकल कर आई है आधा घंटे पहले, उसमें भी लिखा हुआ है एनबीसीसी रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ओपन फॉर 180 पोस्ट, डिप्लोमा होल्डर्स कैन अप्लाई टू। तो एनबीसीसी अपनी रिक्रूटमेंट भी इंक्रीज कर रही है। आम्रपाली 46 यूनिट अप फॉर सेल, एनबीसीसी रिसीव्ड अराउंड 100 एप्लीकेशन। तो आम्रपाली की यूनिट्स जो वो गौर के थ्रू बनवाने के लिए बोला हुआ है उन्होंने, उसको वो सेल करने की बात भी कर रहे हैं। और इसी तरह की तमाम न्यूज़ जो हैं वो आपको एनबीसीसी के फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाती है कि एनबीसीसी जो है वो उनके पास कितना लंबा चौड़ा कारोबार है। एनकेजी इंफ्रा गेट्स 1356 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एनबीसीसी फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ नेताजी नगर। 13 घंटे पहले ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो सारी करंट न्यूज़ 13 घंटे 20 घंटे 2 से 3 दिन के अंदर जितनी भी बड़ी न्यूज़ है वो सारी आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, और वो सब एनबीसीसी के ऊपर इम्पैक्ट डालती हुई आपको दिखाई देंगी। अब इसके आगे आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि इनकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अब्रॉड में भी काम करने लगी है, और उसके साथ साथ उन्होंने गोमती नगर और ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट की मॉरिशस में, ये भी इन्होंने डिज़ाइन की है। आगे बढ़ते हैं और अब हम क्विकली इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स के बिना किसी भी तरह की बात करने का कोई भी मतलब नहीं होता। कोई भी एनालिसिस बिना फंडामेंटल्स के कंप्लीट नहीं होती। माइट भी कुछ लोग कर लेते होंगे, मैं आप लोगों के साथ फंडामेंटल सबसे पहले डिस्कस करूंगा। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 8,271 करोड़ का नजर आ रहा है। 46 रुपए का इसका करंट प्राइस है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। और एक छोटा इन्वेस्टमेंट करके भी आप लोग, मतलब 100 शेयर भी अगर आप लोग खरीदते हैं तो 5,000 रुपये में वो 100 शेयर आ जाएंगे, 5,000 के अंदर 4600 रुपये में। और आप लोग चाहे तो 100 शेयर से भी इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों का जैसा मन हो, आप लोग चाहे 10 शेयर भी खरीद सकते हैं। प्योरली डिपेंड अपॉन योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। बल्क इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, चाहे कंपनी के अंदर आप लोगों को कुछ भी कितना भी अच्छा लगता हो। ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट, छोटी इन्वेस्टमेंट ही हमेशा आप लोगों को सजेस्टेड है। 52 वीक हाई जो है वो 54 है, 52 वीक लो जो है वो 15.8 है। स्टॉक का पी 37 है, जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव पी है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री पी, जो 33 के आसपास चल रहा है। तो अभी आप लोगों को ये शेयर जो है ये अच्छे पी के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। डेट आपको 0 नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसके बावजूद इसके ऊपर कोई डेट नहीं है। ऑलमोस्ट डेट फ्री, आप कहें कि डेट फ्री कंपनी है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, स्प्लिट नहीं होगा शेयर आगे आने वाले टाइम में। डिविडेंड यील्ड है 0.29, तो कंपनी डिविडेंड पे करती है। और कंपनी के आरओई आरओसी गवर्नमेंट कंपनी के होने के बावजूद भी प्लस में आपको नजर आ रहे हैं 5.29, 20.5%। अब हम इसको चार्ट के ऊपर देखें तो चार्ट पे अपने 50 DMA और 200 DMA से ऊपर काम करती हुई दिखाई दे रही है। और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए मैं आप लोगों को
दूसरे वे से आप लोगों को इसके चार्ट को प्रेजेंट करूंगा। अब हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट पर आ जाते हैं। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो 1930 करोड़ से 2104 यानी 2104 करोड़ की इन्होंने सेल्स रिपोर्ट की है और बढ़ती हुई सेल्स है। पीछे के 3 क्वार्टर में देखें तो बहुत ही शानदार 684 से डबल 1377 एंड देन 2104। तो सेल्स इनकी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है 3 क्वार्टर से, जो कि एक बहुत ही हेल्दी और पॉजिटिव बात है। अब हम बात करें एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस भी इन लाइन इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट भी आपको जून क्वार्टर में लॉस था 36 करोड़ का, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है 15 करोड़ का प्रॉफिट। ये 15 करोड़ का प्रॉफिट इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है कि ये एक तरह से आप माने तो 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में लॉस था 36 करोड़ का। तो 15 करोड़ माइनस पहले जीरो होता है, देन प्लस में 15 करोड़ यानी 50 करोड़ का प्रॉफिट, और उसके बाद 64 करोड़। इसके बाद डेट के इंटरेस्ट का कोई ऐसा बर्डन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, 1 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट जो है वो पे हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो बहुत ही शानदार 7 करोड़ 62 करोड़ 107 करोड़। नेट प्रॉफिट बहुत ही शानदार 6 करोड़ 43 करोड़ 93 करोड़। तो और क्या चाहिए आपको, सेल्स जो है वो भी शानदार मूव कर रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, और नेट प्रॉफिट 6 करोड़ से लेकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 43 करोड़ देन 93 करोड़। ईपीएस 0.03 से 0.24 0.52। तो ईपीएस भी बहुत शानदार और बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है, अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात, कंपनी के अंदर डेट जो है वो नील है। अब देखिए, अब कंपनी के अंदर डेट जो है वो यहाँ पर जीरो नजर आ रहा है और कंपनी ने अपनी रिजर्व्स इंक्रीज की है। गवर्नमेंट कंपनी की इतनी शानदार बैलेंस शीट जो है वो देखते ही बनती है और ये 5 स्टार बैलेंस शीट कही जा सकती है। मार्च 2020 में 1270 के रिजर्व थे, जो कि 6 महीने बाद की रिपोर्ट में 1319 के नजर आ रहे हैं। तो फंडामेंटल के पार्ट पर ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है। लास्ट 3 क्वार्टर से देखें तो 3 या 4 क्वार्टर से तो गवर्नमेंट ने किसी तरह का कोई स्टेक कम नहीं किया है अपना, और 61.75 का स्टेक यहाँ पे नजर आ रहा है। 2.04% की होल्डिंग एफआईआई के पास है और 11.67% की होल्डिंग डीआईआई के पास है। पब्लिक के पास इसके 25% शेयर यानी 25% के आसपास शेयर हैं। और देख लेते हैं कि पब्लिक में किस तरह के नाम नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पब्लिक में कोई बड़ा नाम जो है शो नहीं किया हुआ है। 61% 62% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ और इसको देखने समझने की कोशिश करते हैं। ये जो चार्ट आपको यहाँ नजर आ रहा है, इस चार्ट के ऊपर मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर दी हुई है, जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ आपको दिखाई दिया था। ये टाइम पीरियड बताता हूँ 2017, फिर इसने रेजिस्टेंस फेस किया जुलाई 2019, देन उसके बाद नवंबर दिसंबर 19, देन जनवरी, देन फरवरी, और उसके बाद इसने एक फॉल दिखाया और वो फॉल 2-3 महीने तक कंटिन्यू चला। देन जून में इस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और अब आप देख सकते हैं वहां से जो है इस कंपनी ने एक अच्छा रनअप दिखा दिया है और अब ये कंपनी बहुत ही जल्दी आपको इस लेवल के ऊपर टच करती हुई दिखाई देगी या क्रॉस करती हुई दिखाई देगी, और ये लेवल है 59 रुपीज के आसपास का। तो 59 के लेवल को जैसे ही ये क्रॉस करती है, ये इसके लिए एक सॉलिड रेजिस्टेंस का काम करता हुआ आपको दिखाई देने वाला है, बिकॉज कि अगर आप यहाँ इस पीरियड को देखें तो अक्टूबर में इसी प्राइस के ऊपर इसने काफी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया था 52 से लेकर, और मोटा मोटा आप कहें तो 66 रुपीज के आसपास इसने कंसोलिडेट किया था और वहां से फिर ये आप लोगों को फॉल करता हुआ दिखाई
दिया था। तो अभी जिस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो काम इनके पास बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जो अब्रॉड में इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है उसके बाद, और स्पेशली इस कंपनी के पास अब कोई डेट भी नज़र नहीं आ रहा है और प्रॉफिट जो है वो लगातार 3 क्वार्टर से आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, सेल्स 3 क्वार्टर से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो सारे सर्कमस्टेंसेस हैं ये इस बात को डिफाइन कर रहे हैं कि ये शेयर जो है अब इसमें तेजी बनने का समय स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको एक साल के चार्ट के ऊपर देखते हैं, तो आप देखें तो ये अपने 50 DMA से ऊपर काम करता हुआ नज़र आपको आ जाएगा। इसके बाद हम इसे 3 महीने के चार्ट पर देखें तो यहाँ मैंने 2 ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट को लेकर यहाँ पर डाली हुई है। इसको आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर आप टेक्निकल चार्ट को ध्यान से समझ लेंगे तो आपको कुछ हद तक आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में। यहाँ इस लेवल पर जो इसका 50 DMA का चार्ट बन रहा है, ये लाइन ब्लू लाइन को आप लोग देखें तो ये इसको इस समय इक्वली मतलब वहाँ पर टच करती हुई नजर आएगी। अब हम बात करते हैं, अगर हम 1 महीने के चार्ट को देखें तो ये लाइंस बहुत ज़्यादा क्लियर होती हुई हमें नज़र आएंगी। जो सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ पर डाली गई, उस सपोर्ट लाइन के ऊपर ये आप देखो तो 19 मार्च 20 मार्च से लेकर बाद में इसने इस लेवल पर अभी एकदम करंटली इसी लेवल पर एक बार सपोर्ट लिया, देन वहाँ से ये 19 तारीख को अच्छा बड़ा जंप लेकर दिखाया इसने। 22 तारीख को इस लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर डाउन आया, देन अगेन 23 तारीख को फिर इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की, देन फिर अगेन 24 तारीख को इसने कोशिश की, लेकिन वहां से मार्केट में बिकवाली का दौर जो है वो स्टार्ट हो गया। FIIs ने पैसा खींचना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद से आप लोगों को इसके अंदर बिकवाली देखने को मिली। अब ये जिस लेवल के ऊपर है वहां से मार्केट फिर से रिवाइवल ले रही है और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो और ये अपने सपोर्ट लेवल पर भी आप लोगों को बेस लेता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से भी इस कंडीशन में आपको जो है इसके अंदर एक अपसाइड नज़र आ रहा है, बट डेफिनेटली वो अपसाइड जो है वो आप लोगों को 50-51 रुपए के आसपास इसका एक सॉलिड रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये उस लेवल को क्रॉस कर जाता है तो आप लोगों को इसके बाद इसके अंदर अच्छी तेजी की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी, क्योंकि उसके बाद का जो लेवल बनता है वो लेवल 53 रुपए या 55 रुपए के आसपास का आपको दिखाई दे रहा है। और अगर फर्दर उसको और बड़ा करके एक्सपेंड करके मैं आपको दिखाऊं तो जो 50-51 रुपए का लेवल क्रॉस करने के बाद जो लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, वो लेवल जो है वो आपको 55 रुपए के आसपास का बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप बोलेंगे कि अगर इस शेयर ने यहाँ से फॉल दिखाया तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस लेके हमें काम करना चाहिए। तो जो इसका इमीडिएट जो ये कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है वो 45-46 रुपीज़ के आसपास की कंसोलिडेशन इसमें दिखाई दे रही है। और जो फर्दर इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखने वाला लेवल है या फिर सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस अगर आप कहें तो वो 40 रुपए के आसपास का जो अमाउंट है, क्योंकि ये 43 से 40 रुपीज़ के बीच में आप लोगों को काफ़ी टाइम तक जो है कंसोलिडेट करता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया था। तो आप लोग इस लेवल को, जिस लेवल पे इसने पहले अपना सपोर्ट लिया था, उस लेवल को आप लोग स्टॉप लॉस के तरह इसके ऊपर लगाकर काम कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को 50 रुपीज़ तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में दिए हैं और उसके बाद 55-56 रुपीज़ के टारगेट हैं और उसके ऊपर जो है वो आप इसको बढ़ने दें और बढ़ते हुए शेयर में रेजिस्टेंस की टेंशन नहीं लेते। हाँ, सपोर्ट के लिए मैंने आप लोगों को टारगेट दे दिए, स्टॉप लॉस जो है वो 40 रुपए के आसपास लगाकर आप लोग काम कर सकते हैं। अपार तेजी की संभावनाएं इसके अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है, बट आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई भी बड़ी रिस्क आप लोग नहीं लेंगे, ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि मार्केट में 15 अप्रैल तक उथल पुथल रहने की संभावना स्टिल अभी तक भी जिंदा है, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉन्क्रीट बयान नहीं आ जाता कोरोना के ऊपर।
तो कोरोना को लेकर अभी तक भी गवर्नमेंट जो है वो असमंजस में है कि इस लहर का प्रकोप कब तक जारी रहने वाला है। और अब जिस लेवल पर ये शेयर जो है काफ़ी लंबे टाइम तक जिस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर कर उठा है 32-33 के बाद, उसके बाद ये इसने 37 रुपये के आसपास का ब्रेकआउट दे दिया, 37-38 रुपये के आसपास। फिर ये आगे बढ़ा, फिर इसने कंसोलिडेट किया और 40-42 रुपये के आसपास जिस लेवल पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये शेयर जो है यहाँ पर आप लोग इस लेवल के ऊपर इसका स्टॉप लॉस लगा कर रखें। वहाँ से फिर से इसने एक बड़ा जंप दिखाया और अभी की जो मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से कुछ फॉल आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो वीडियो को आप लोगों ने यहाँ तक देखा, एक एक बात आप लोगों को बहुत ध्यान से इत्मीनान से समझाने की कोशिश की गई है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी सवाल जवाब हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर सवाल का जवाब मैं दे सकूं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे दो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल से जुड़े हैं, अगर उनको ये सारी एनालिसिस पसंद आई तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट कि आने वाले टाइम पर आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस मिस ना करें। और अगर एनालिसिस आपको समझ में नहीं आए या आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं या आप लोग मुझे कोई सजेशन दे सकते हैं या ले सकते हैं। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ। थैंक यू।